नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी राजी पूर्वक से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी नबीन की भेजी हुई है। नबीन की ये घटना को लगभग 22 साल बीत चुका है। जब नबीन 21 साल के थे, तब ये सब उन्होंने अनुभव किया था। उनके साथ ये सब घटना घटी थी। बात पुरानी है, लेकिन नबीन कहते हैं कि वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था जब मैं उस लड़की को पहली बार देखा था। तो क्या हुआ था नबीन के साथ में, आइए अब इस कहानी को हम विस्तार से एक एक बात को बताते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नबीन है। ये घटना जरूर पुरानी है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा विशेष पुरानी नहीं है। मुझे तो अभी भी अच्छी तरह से एक एक बात याद है जो मेरे साथ में सब कुछ घटा था। मैं अब एक तरह से गरीब परिवार का था। अब मेरे कुछ पिता के आम के बगीचे भी थे। जब आम का सीजन आ गया, अब उसमें आम छोटे छोटे लग चुका था। आम कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं कभी मेरे पिता, मेरे कभी भाई और कभी मैं भी रात के टाइम, दिन के टाइम में तो परिवार का कोई ना कोई रहता था, लेकिन रात के टाइम अब जरूर हमारे परिवार को कोई ना कोई, जैसे मेरे पापा, भाई या फिर मैं, निगरानी करते थे कहीं हमारा आम कोई चुरा के न ले जाए। हाँ, एक तरह से वो जो पाली थी मेरी थी। अब मैं उस रात को आम के बगीचे में पहुंच गया था। हाँ, पूर्णमासी की रात थी। आसमान में चांद बड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा था और रात के करीब 11 बज चुका था। हाँ, मैं जगा हुआ था। अब अपने आम का बगीचे जो भी थे उसमें चक्कर लगा रहा था। सब कुछ सही लगा कि हाँ, अब सब कुछ सही है। अब चलो अपनी झोपड़ी में अब जा कर के आराम करें। अब मुझे रात को भूख भी लगती थी, तो मैं घर से कुछ न कुछ खाने को लाता था। मैं जागता रहता था ना, तो जागने के बाद मुझे भूख भी लगती थी। अब मैं आलू के पराठे मेरी माँ मेरे लिए बना के रखती थी, और वही पराठे लेकर के मैं अब उस जगह पर पहुंच गया था। अब मैं पूरा घूमने के बाद भूख भी महसूस हो रही थी, और इसके बाद अपनी झोपड़ी में मैं उस पराठे को खाने बैठ गया था। कुछ ही देर हुआ था, मैं 2-4 निवाला ही ले पाया था, और तभी एक आवाज सुनाई पड़ी। अरे, कौन है यहाँ पर भैया? कौन खाना खा रहा है? जब मैं आवाज सुना ना, तो मैं चौंक गया कि कौन है भाई, और वो भी एक लड़की की आवाज, मीठी सी आवाज। मैं समझा कि कोई मेरे गांव की लड़की होगी, और तभी तो मुझे भैया भैया पुकार रही है, जानती होगी। मैं बोला कि अरे आ जाओ बहन, अंदर हूं, मैं खाना खा रहा हूं। अगर तुम्हें भी खाना है तो अंदर ही आ जाओ। अब एक तरह से मैं उस लड़की को निमंत्रण दे दिया था। मैं तो समझता था कि मेरे गांव की ही लड़की होगी। वो लड़की सफेद कपड़ों में थी। देखने में 18 से 20 साल की उम्र होगी उसकी, और जवान थी, और बड़े बड़े उसके बाल सुंदर लहरा रहे थे। और जैसे झोपड़ी में आई, अब मैं उसको देख करके हैरान रह गया कि ये मेरे गांव की तो लड़की है नहीं। और मैं एक आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। मैं पूछने लगा कि बहन, आप कौन हो, और मेरे बगीचे में आप कर क्या रही हो, और आप भूखी हो क्या? लड़की अब मेरी तरफ देख रही थी, पराठे को घूर रही थी जो मैं अब निवाला बना के खा रहा था। उसने सर हिलाई, अब बिना कोई तकल्लुफ किए हुए मेरे पास आके बैठ गई। भैया, मैं एक पराठे खा लूं आपका? आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैं समझ गया कि लड़की भूखी है। चलो पहले इसको खा लेने दो, और इसके बाद में बात करते हैं। अब मैं अपने जो भी पराठा था, अब मैंने एक पराठा दे दिया। अब मैं उसको खाता हुआ देख रहा था, जल्दी जल्दी खा रही थी। आखिरकार वो पराठा खत्म हो गया, तब वो मेरी तरफ घूर के देखने लगी। मैं उसका मतलब समझ गया था। मेरे पास तीन पराठे थे, एक तो मैं खा चुका था, अब 3 पराठे थे। एक एक करके मैं तीनों पराठा उसको देता गया, और तीनों पराठा अब वो चट कर गई थी। मुझे बड़ा खुशी अनुभव हो रहा था कि भूखी है बेचारी, ना जाने किस गांव की है। अब हमारे गांव के आसपास और छोटे छोटे गांव थे। अब मैं तो यही समझ बैठा कि मेरे गांव के ना होकर के
और बगल वाले गांव की होगी। चलो हमारी है तो बहन बेटी ही। चलो उसका भूख शांत हो गया। जब वो तसल्ली हो गया कि हाँ खाना खा चुकी है, तब मैंने पूछा कि बहन आप कौन सी गांव की रहने वाली हो। तब वो उंगली का इशारा किया कि मेरा घर उधर है। अब फिर कहने लगे भैया आओ ना, अंदर झोपड़ी में क्यों हो, बाहर हम चलते हैं, कुछ खेल उल खेलते हैं, मैं तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात के टाइम जब सारी दुनिया अब नींद का मजे ले रही है अपने घरों में, और ये लड़की अपने घर से बाहर कैसे निकल गई। मैं समझाने लगा, अरे तुम अपने परिवार से बोल के आई हो कि मैं जा रही हूँ। तब वो ना में सर हिलाई, ना मैं अपने परिवार को बोलू नहीं, मैं तो ऐसे ही घर से निकल गई थी। चलो ना भैया हम इधर उधर खेलते हैं, मुझे झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है, क्या मेरे लिए कोई झूला का प्रबंध कर दोगे। अब एक तरह से मेरी छोटी बहन की तरह थी और बिल्कुल मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। मैं कहने लगा कि पहले तुम बताओ कि तुम्हारे परिवार ने इजाज़त दिया है यहाँ तक आने के लिए, क्या तुम्हें रात को नींद नहीं आती। और तब वो कहने लगी नहीं भैया मैं रात में सो नहीं पाती, बहुत सारा शोर मुझे कानों के अंदर आता रहता है, मेरी नींद उड़ जाती है, ज़्यादातर मैं दिन में सोती हूँ, रात को जागती हूँ। मैं उस लड़की के भोलेपन पर मुस्कुरा बैठा था और कहने लगा कि देखो तुम्हारे माँ बाप ढूंढ रहे होंगे, अगर वो नींद से जाग गए होंगे तो तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, तुम अब पिटाई के लिए तैयार हो जाओ अपने परिवार से। मैं मुस्कुराते हुए उसको बोला। और तब वो कहने लगी नहीं मेरे परिवार कहीं गया हुआ है, अब उनका आने में टाइम लगेगा, मेरे घर में कोई नहीं है इस टाइम में, और तभी तो मुझे आज़ादी मिली हुई है, मैं तभी तो इस जगह पर आई हूँ, आप मुझे झुला झुला दोगे भैया। अब एक तरह से मुझे प्रार्थना करने लगी। अब मेरे पास में कुछ रस्सी थे जो झोपड़ी में रखा हुआ था। अब मैंने बोला कि हाँ इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। फिर मैं आम की डाली पर अब एक तरह से रस्सी बांध दिया था और एक तरह से झूला तैयार कर दिया था। चलो बहन अब झूला झूलो, अब अपना अभिलाषा पूरी कर लो। अब इसके बाद वो झूला झूलने लग रही थी। अब मैं आम का चक्कर लगाने लगा बगीचे का। मैं अब एक चक्कर लगा के आया ना तो मैं देखकर हैरान रह गया था कि वो झूले पर नहीं थी। मैं उसको आवाज़ दिया करे बहन कहाँ गई कहाँ गई, लेकिन कोई अब जवाब नहीं मिल रहा था। फिर मैं आकर के सोच गया कि हाँ सोच लिया कि वो अपने घर लौट गई होगी, झूला झूल चुकी है, अब वो उसको बोरियत फील हो गया होगा, लौट गई होगी अपने घर को, चलो कोई बात नहीं। और उस लड़की का भोला अंदाज मुझे बहुत पसंद आया था, बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह थी, चंचल शरारती सब कुछ ऐसे ही, लेकिन शकल अलग था। मैं रात आकर के अपने अब झोपड़ी में सो चुका था। अब सुबह मेरी आंख खुली और तब मेरे बापू मुझे जगा रहे थे, उठ जा देख रहा है 7 बज चुका है। आइए तो आम के पेड़ में झूला किसके लिए बना रखा है। अब मुझे जवाब देते नहीं बना। अब मैं झूठ मूठ कह दिया कि बापू मुझे अब एक तरह से बोरियत हो रही थी तो मैं ही झूला बांध दिया था, अब मैं ही झूल रहा था। बाबू एक तरह से मुझे देख करके हंसने लगे और कहने लगे तेरा अभी वो सब अंदाज ज्ञान ही बचपन वाला, इतना बड़ा होकर के अब तू भी लड़कियों की तरह झूला झूल रहा है। और फिर मैं अपने घर की तरफ दौड़ता हुआ चला गया था। उस लड़की के बारे में मैं फिर कभी सोचा नहीं। अब फिर 3 दिन के बाद अब मेरा टर्म आया था। मैं फिर अब माँ के बनाए हुए पराठे लेकर के, और मुझे पराठा बहुत पसंद था आलू का। अब माँ जो उसमें मसाला डालती थी ना, उसकी खुशबू अलग ही महसूस होता था। मैं तो सब कुछ भूल करके पराठा ही खाता था। अब माँ स्पेशल पराठा मेरे लिए बनाया करती थी। बाकी परिवार के लोग अब ना जाने क्या क्या खाते थे, कोई चावल कोई रोटी, जो जिसको पसंद हो, लेकिन मुझे तो अगर दोनों टाइम पराठे मिले ना तो मुझे तो मज़ा आता था, वो भी माँ का बना हुआ। आखिरकार पराठे वाठे लेकर के मैं अपने अब उस आम के बगीचे में पहुंच गया था। जब मैं आया ना तो झूला वैसे ही बंधा हुआ था, मतलब मेरा भाई भी नहीं खोला था और मेरे पिता भी नहीं खोले थे। जरूर वो जान गए हो कि मैं रात को झूला झूलता हूँ जब मुझे नींद आती है। आखिरकार 11 बज चुका था और तब मैं अब एक तरह से पूरा चक्कर लगा करके आम का बगीचे का, और फिर मैं अपनी झोपड़ी में लौट आया था। और लौटने के बाद जैसे ही अंदर जा रहा हूँ तभी उस लड़की की खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई पड़ रही।
अरे भैया जी, आप अंदर हो ना? आ जाओ, मैं झूले के पास में हूँ। उस लड़की के खिलखिलाती हुई हंसी सुन करके मैं बाहर निकला तो देखा उसी झूले पर बैठ के झूला झूल रही है। बड़ा मस्त। आओ, हंसती जा रही थी। भैया देखो कितना मजा आ रहा है। आपने झूला बनाया ना, मैं रोज रात के आकर के झूल जाती। अब भैया जी आप 2 दिन तक नजर नहीं आए, कहाँ थे आप? यहाँ कोई और लोग थे, मैं तो डर गई थी। अब मैं आपको ढूंढती रही लेकिन आप कहीं नजर नहीं आए। भैया जी आप रात को रोज रहिए ना, आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भाई की तरह आप लगते हैं, ऐसा ही बर्ताव करते हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूं भैया जी। मुझे भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा। चंचल शोक लड़की थी, शरारत अब वो करती रहती थी। खैर, मैं बोला कि देखो, माँ के पराठे लाया हूँ बनाया हुआ, क्या तुम्हें भूख लगी है? अब वो झूले से उतर चुकी थी, जुबान होठों पे फेरती हुई कहने लगी वही पराठे हैं। मैंने बोला हाँ वही पराठे हैं, अगर भूख लगी तो आओ हम दोनों मिलकर भोजन करते हैं। और लड़की एकदम खुशी खुशी झोपड़ी में आई और फिर पराठे दे करके मुस्कुराने लगी। हाँ भैया, इसमें तो उसे वैसे ही खुशबू आ रहा है जैसे उस रात आ रहा था। मैंने बोला हाँ, मेरे माँ के हाथ के बनाए हुए स्पेशल पराठे हैं, इसमें बहुत अच्छे मसाले का प्रयोग करती है। आखिरकार हम दोनों एक साथ ही भोजन करने लगे। पराठा खत्म हो चुका था। अब फिर वो लड़की कहने लगी भैया मैं झूला झूल लूँ? मैंने बोला हाँ तुम झूल लो, और देखो जब जाना तो मुझे जगह जरूर देना। अब तुम एक तरह से अब चुपचाप मत चली जाना उस रात की तरह। और तब वो कहने लगी भैया मैं तो आपको जगाई थी लेकिन आप गहरी नींद में सो गए थे, आप उठ नहीं पाए, और तब मैं चली गई थी। मैंने पूछा क्या तुम्हारा परिवार आ गया? तब वो बोलने कि नहीं भैया अभी नहीं आया है, अभी वक्त लगेगा। आखिरकार मैं अपने झोपड़ी के अंदर बिस्तर में, अब नींद आ रही थी खाना खाने के बाद में, अब मेरी आंखें बंद हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो 7 बज चुके थे और बापू मुझे जगा रहे थे। अरे कब तक सोता रहेगा, जा घर पर, निकल जा, मैं अब आ गया हूं ना। अब मेरी आंख खुली, लड़की थी नहीं और वो मुझे जगाई तक नहीं। मैं अब क्या बोलूं, देखता हूं झूला वैसे वैसे बंधा हुआ है, लड़की थी नहीं, अब अपने घर चली गई होगी। आखिरकार तीसरे दिन के बाद मेरा टर्म आता था बगीचा में रुकने का। आज जब मैं बगीचे में आया वही पराठा लेकर के, 11 बज चुका था। आखिरकार मैं भोजन नहीं किया, भूख तो लग रहा था। अब मैं सोच रहा था कि वो लड़की आ जाए और इसके बाद हम दोनों मिल करके खाना खाएंगे। लेकिन 11 से 12 बज चुका था, 12 से 1 बज चुका था। मैं बहुत परेशान हो चुका था कि वो लड़की आखिर क्यों नहीं आई। आना चाहिए था उसको, और उसके परिवार तो था नहीं, पास की गांव की है, बगल में ही है होगा गांव। मैं उसके बारे में बहुत चिंता करने लगा। आखिरकार मुझे थक हार करके अब वो खाना खाना पड़ा, लेकिन उस रात लड़की नहीं आई। फिर मैं उस लड़की के बारे में सोचते हुए सो चुका था। आज सपना जो मेरे पास में आया ना, तब मैं उस लड़की को देख रहा हूं कि मैं एक बहुत बड़ा महल के अंदर में हूं, और वो लड़की अपने परिवार के साथ, सब लोग एक जैसे सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, सब जैसे लग रहा है कि परियों का एक तरह से घर है। बहुत सुंदर सा महल है। अब हर तरफ में सफ़ेद सफ़ेद अब सिल्क वाला पर्दे लटके हुए हैं। मैं उस जगह पर क्या कर रहा हूँ? और तब वो लड़की जो है ना, वो मुझे देख लेती है और दौड़ते हुए मेरे पास में आ जाती है। भैया भैया, अब मुझसे आकर लिपट जाती है। वो कहती है भैया मुझे माफ़ करना भैया, मैं रात को नहीं आ पाई। अब मेरा परिवार आ चुका है ना, अब देखो ये सब मेरा पूरा परिवार है। अब इतना बड़ा महल देख करके मैं खुद आश्चर्य में था कि इतना बड़ा महल, अब राजे रजवाड़े तो रहे नहीं और आसपास में ऐसा कोई घर नहीं है जो इतना सुंदर हो, तो आखिर ये महल कहाँ से आ गया इतनी खूबसूरत, जो मैं देख करके हैरान रह गया था। अब बिल्कुल हर चीज़ सफ़ेद रंग की नज़र आ रही थी, चाहे वो पर्दा हो, खिड़की का पर्दा हो, फिर वो चाहे बेड का बिछाया हुआ बिस्तर हो, सब सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे थे। अचानक वो लड़की कहने लगी भैया मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके साथ अब नहीं आ पाऊंगी। हाँ, पराठे का मुझे बहुत अब याद आती है, वो खुशबू मुझे अब एक तरह से परेशान करती है, लेकिन भैया क्या करूं,
अब मेरा परिवार आ चुका है ना, अब मैं निकल नहीं पाऊंगी। तो भैया मुझे माफ़ कर देना। हाँ, जब भी मेरे पास वक्त होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने के लिए। आप बहुत ही प्यारे इंसान हो। इसके बाद मेरी आँख खुल गई थी। तब सुबह का 5 बज चुका था। मैं वो सपना देख करके मैं हैरान हो गया था। और माँ बाप हमारे परिवार वाले कहते थे कि जो सुबह का सपना होता है ना, बिल्कुल सच्चा होता है। अब मैं उस सपने में काफ़ी देर तक खोया रहा। इस सब मैंने क्या देखा था? वो इतना बड़ा महल हमारे गांव के आसपास, क्या पूरे ज़िले में नहीं था? तो ये सब क्या था? और वो लड़की एक राजकुमारी की तरह लग रही थी, सफ़ेद कपड़ों में, और सफ़ेद कपड़ों में पूरा परिवार उनका था। ये सब क्या था? खैर, सपने से मैं बाहर निकल चुका था, रोज़मर्रा का काम में लग चुका था। आखिरकार तीसरे रोज़ मुझे फिर बगीचे में जाना था। आज रात की मेरी पाली थी अब रखवाली करने का। अब फिर मैं माँ से बोला कि माँ, अब पराठे बना देना और मैं अब वहीं पर खाना खाऊंगा। माँ जानती थी कि मुझे कुछ घंटों के बाद भूख लग जाती है, अब पहले से इंतज़ाम करके रखती है। अब पराठा तो मेरा बिल्कुल फेवरेट था, वो भी माँ के हाथ का। औरों का हाथ के तो मैं बोल नहीं सकता। खैर, मैं जब रात को पहुँचा वहाँ पर सब कुछ सामान्य था। मैं पूरा राउंड लगा चुका था और इसके बाद थक भी गया था। मुझे तो अब लग चुका था कि लड़की उस रात नहीं आई तो अब क्या आएगी। फिर मैं अपनी झोपड़ी में माँ का दिया हुआ टिफ़िन खोला और खोलते ही खुशबू फैल जाती थी पराठे में। ना जाने कौन सा मसाले का अब माँ इस्तेमाल करती थी। और जैसे ही मैं पराठा खोल करके अब खाने की तैयारी करने लगा, तभी खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई पड़ी उसी लड़की की। और वो हंसते हुए हमारी झोपड़ी के अंदर में आ गई। भैया, इस पराठे के बगैर मैं रह नहीं पाती। ना जाने इस पराठे में मुझे कितना सुकून आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया, क्या मैं खा लूँ? मैंने बोला कि सबसे पहले बताओ कि तुम उस रात कहाँ थी। तब वो कहने लगी, भैया पहले मैं पराठे खा लूँ फिर बात करते हैं। मैंने बोला हाँ। इसके बाद हम दोनों ने अब पराठे को खाया और पराठे को खा के पानी वानी पी लिया। तब मैं पूछा कि हाँ, आप तो पराठा खा लिया, अब बताओ। तब वो कहने लगे, भैया मेरा परिवार आ चुका है। देखो, आज भी मेरे घर में है, लेकिन मैं चोरी छिपे आई हूँ। अब मैं आपसे बस आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। इसके बाद मुझे ना जाने कब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अब परिवार मुझ पर नज़र रखता है। मैं एकदम उसकी बात सुन के हैरान हो गया था। मैं कहने लगा कि आखिर तुम हो कौन, कौन से गांव की हो? तब वो पहली बार वो लड़की सच्चाई बोली थी कि देखो भैया, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो आप कभी देख नहीं पाओगे। अब वो एक तरह से बंधे हुए इशारा कर रही थी। मैं तो उसकी बातों में एकदम खो गया था। वो कहने लगे, भैया हमारे माता पिता अब पूरा परिवार एक साथ में रहता है और मुझे तो बाहर जाने की जरा भी इजाज़त नहीं है। अगर कहीं जाना होता है तो हम पूरे परिवार से ही जाते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी काम आ गया था और तब परिवार मुझे छोड़ करके चला गया था। देखो, आज वो लोग किसी काम में लगे हुए हैं और तब मैं कुछ देर के लिए उनकी नज़रें बचा करके आ गई हूँ। भैया मुझे माफ़ करना, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी और मुझे आपसे बात करते हुए अब एक तरह से बहुत आनंद आता है। भैया मैं आपको हमेशा याद रखूँगी। और एक तरह से उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। अब मैं भी तो अपने छोटी बहन के तरफ से प्यार देता था। और फिर वो कहने लगे, भैया मुझे अब देर हो रही, मुझे अब जाना है, शायद हम कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। और आखिरकार वो भागने लगी, लेकिन एक पल के लिए रुकी और फिर मेरे पास में आई। अपने गले से एक पतला सा चेन पहन रखी थी सोने जैसा, और वो मुझे अब एक तरह से दे दिया। भैया ये मेरी निशानी है, इसको अपने पास में रख लेना और देखना एक दिन आप बहुत अमीर बनोगे। और इसके बाद में मैं कुछ बोलता उससे पहले वो भागती हुई अब उस जंगल से बगीचे से गायब हो चुकी थी। मैं तो काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि लड़की क्या कर रही है, कौन सी परिवार की है, कुछ भी समझ नहीं आया। हाथों में उसका दिया हुआ सोने का अब एक चेन था
और वो देखने में रात के टाइम भी चमक रहा था। अब मैं तो एकदम उसके बिना, अब मैं तो समझ लिया था कि अब वो बोली है बात सही है, दोबारा नहीं आएगी। उसके परिवार वाले अब उसको घर से बाहर निकलने देंगे। चलो जाने दो, लड़की जात है, घर में ही रहे तो अच्छा है। लेकिन वो कहने लगे कि हम अब एक तरह से कि हम अब क्या है, अब वो मैं समझ नहीं पाया था। मैं तो इतना ही समझ पाया था कि आखिर वो लड़की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भोली, अब बिल्कुल मेरी बहन की तरह चुलबुली थी। बात बात पर खिलखिला के हंसना। एक तरह से मैं उसी की याद में काफ़ी अब देर तक खोया रहा। आप जब मुझे नींद आएगी ना, तो मुझे सपने में वही घर नज़र आ रहा था जो मैंने सपने के अंदर में देखा था। मैं उसी घर के अंदर में खड़ा हूँ और वो लड़की अपना घर को दिखा रही है कि भैया देखो, ये मेरा बेडरूम है, ये मम्मी का है, ये मेरे भाई का है, मेरे चाचा का है, ये मेरे ताऊ का है। अब तो वो हवेली जैसा था, इतना बड़े बड़े कमरे बने हुए, सब सफ़ेद रंग के, जैसे संगमरमर का पत्थर जुड़े हुए हैं, और वो बिस्तर से लेकर के हर एक चीज़ सफ़ेद था। और तब मैंने कहा कि गुड़िया आपका कमरा कौन सा है। और तब वो अपने कमरे में लेके गई। कमरे में हर तरफ जैसे जो भी सामान है वो भी सफ़ेद सफ़ेद अब मुझे नज़र आ रहा था। और तब कहने लगी भैया अब आप जाइए और हम आपसे कभी मिल नहीं पाएंगे, लेकिन जो मैं बोली हूँ ना, अब उस चीज़ को संभाल के रखना और देखना वो चीज़ आपका किस्मत को बदल देगी। मेरी आँख खुल गई थी। अब वाकई में सुबह हो चुकी थी। मैं तो सपने से बाहर अब निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सपने से बाहर निकल नहीं पा रहा था। हर चीज़ लग रहा था कि मैं उसी जगह पर हूँ, अभी भी उसी जगह पर हूँ। वो खिलखिलाती हुई उसकी हंसी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार मैं सपने से जागा और तब तक मेरे बापू आ चुके थे। और फिर मैं बापू को कुछ भी नहीं बताया। हाँ, वो सोने का जो चेन जैसा था ना, अपने जेब में रखा हुआ था। और फिर मैं घर गया और फिर वो सोने का चेन माँ को दे दिया। माँ भी एक नज़र से देखी, बोली ये क्या है। मैं बोला कि मुझे रास्ते में पड़ा मिला था माँ। और तब वो उलट पलट के देखने लगी, कहने लगी ये शायद नकली उकली होगा, चलो रख देते हैं। माँ को भी विश्वास नहीं था कि वो जो चीज़ दिया हुआ है शायद खाली सोने का है और ये कीमती है। अब एक तरह से उस चीज़ को माँ ने जो पैसे वैसे का गल्ला था जिसमें वो रखती थी और उसी में वो डाल दिया था। अब वाकई में उसके बाद कुछ दिनों के बाद से हमारे घर की हालात बदलने लगे थे। अब मेरे बापू का कोई कर्जा लिया हुआ था सालों से, बहुत सारा पैसा जो दे नहीं रहा था। अचानक उसके मन में क्या आ गया, अब बाइज्जत मेरे बापू से माफ़ी भी मांगा कि मुझे लेट हो चुका है, पैसा मुझे कभी देना चाहिए, लेकिन आज मैं सारा ब्याज वगैरह जोड़ करके आपका पैसा लौटा रहा हूँ। बाकी उस पैसे की हमें बहुत ज़रूरत थी। और इसके बाद वो पैसा आ गया ना, तो हमारे घर की हालत बदलने लगी थी। और वाकई में हर महीने कुछ न कुछ अलग चमत्कार जैसा होता था। जो चीज़ हम लोग सोच नहीं पाते थे ना, वो चीज़ अचानक हो जाता था। और तब मुझे ध्यान आया कि उस लड़की ने बोला था कि भैया इस चीज़ को अपने पास में रखना और देखना एक दिन आप लोग की अब हालात बदल जाएंगे। और सही में वो चीज़ हो रहा था। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। आखिरकार इन सपनों के उस लड़की के बारे में जब मैं किसी जानकार से सब कुछ बताया ना, तब वो जानकार चौंक गया था। कहने लगा भैया आप तो जिस लड़की से मिलते थे ना, वो सामान्य लड़की नहीं थी। अब मैं जब उसके बारे में सुना ना, तो मेरे होश उड़ चुके थे। और वो कहने लगा कि भैया वो लड़की थी ना जिन परिवार की, और वो आपसे मोहब्बत करती थी भाई की तरह, दिलो जान से। और तभी तो आपके पास में आती थी। और देखो उसका दिया हुआ जो चैन था ना, उसी वजह से आप लोग की आज ये हालात पहुंची है, यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं। उस चीज़ को हमेशा छुपा के रखना, उस चीज़ को कभी गुम मत करना। और देखना आप लोग की तरक्की पर तरक्की होती जाएगी। और वैसा ही हमारे साथ हो रहा था। और तब मैंने उस लड़की को एक तरह से धन्यवाद दिया कि बहन तुमने मेरी बहुत मदद किया। उस
वो पराठे के बदले में। काश मैं वो पराठा फिर से तुम्हें खिला पाता। लेकिन उस लड़की का सही कहना था कि वो कभी मिल नहीं पाएगी। आखिर को अपने माता पिता, एक जिन परिवार से थी, और कोई अपने बच्चे को अकेला छोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं जल्द इसी चैनल पर नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।